हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 10 तक देख चुके थे। ठीक है। तो आइए इस लेक्चर में सबसे पहले जो है ना आपका एक दो न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसको हम लोग बना लेते हैं। इससे पहले हम लोग अपवर्तनांक पढ़े थे। ठीक है, अपवर्तनांक का थ्योरी लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके थे। ठीक है, उससे संबंधित आपका एक दो सवाल है, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे लेंस पर। ठीक है। तो आइए महादेव की कृपा से हम लोग इस सेशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो इसका पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रकाश जो है हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। प्रकाश जो है हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक आपका दिया गया है 1.5। ठीक है। और फिर कह रहा है कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। कांच में हम लोग को प्रकाश का वेग निकालना है। यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो जो आपका दिया है ना, सबसे पहले वो लिखिए। कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले जो जो आपको उसमें दिया है सवाल में, सबसे पहले वो लिख लीजिए और क्या निकालना है। ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए। ठीक है। तो आइए इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सर दिया क्या है, यहाँ पर देखिए दिया क्या है। तो प्रकाश का वेग दिया गया, हवा में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग सर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसे सर हवा में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग, इसको सर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। सी हमारा कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और सर क्या दिया गया है, तो प्रकाश जो है हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक, सर अपवर्तनांक दिया गया है आपका अपवर्तनांक को हम लोग जानते हैं। अपवर्तनांक जब आपका लेक्चर नंबर 10 पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू या एन से डिनोट करते थे। ठीक है। सर एन से, एन बराबर कितना दिया गया है आपका 1.5 अपवर्तनांक दिया गया है। उसके बाद आपका सी का मान दिया गया है। ठीक है। निकालने के लिए क्या करा है सर, कांच में प्रकाश का वेग, सर कांच में प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग कर रहा है निकालने के लिए, वेग, इसको सर हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, भी हमको निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होगा सर, अपवर्तनांक बराबर क्या होता था, एन बराबर सी बट्टा भी होता था। ठीक है। एन बराबर एन या म्यू, एन अपवर्तनांक को या आप एन बोलिए या म्यू बोलिए। ठीक है। तो एन बराबर आपका सी बट्टा भी होता था। ठीक है। तो एन हमारा कितना दिया गया है सर, मान बैठा दीजिए, आराम से निकल जाएगा, भैया पुता वाला सवाल है। 1.5 बराबर सी सर हमारा कितना है 3 × 10⁸ बट्टा में सर भी निकालना है, तो भी की जगह भी। ठीक है। उसके आगे देखिए सर, इसको इससे गुना करेंगे तो 1.5 भी बराबर 3 × 10⁸ होगा। ठीक है। उसके बाद सर सिर्फ भी निकालना रहेगा, तो 3 × 10⁸ और 1.5 इससे भी से गुना में है, इधर आएगा तो आपका भाग में यानी नीचे में बट्टा में आएगा। उसके बाद देखिए इसको अगर आप काटिएगा तो 1 0 आपका सर ऊपर जाएगा, यानी 10 ऊपर जाएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए 3 5 15 और 5 दूना सर आपका 10। ठीक है। तो सर आपका भी का मान कितना आ गया, भी का मान सर भी बराबर, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है और गुने में 10⁸ बचा है। ठीक है। तो आपका भी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। सर भी हमारा क्या होता था, तो कांच में प्रकाश का वेग, यही हमको निकालना था और ये हमारा आ गया। ठीक है। चलिए ये सवाल हमारा हो गया, इतना ही छोटा सा सवाल था, बस हल्का हल्का सवाल है अपवर्तनांक का। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सैंपल प्रॉब्लम 2 में, इसमें भी वही करना है आपको, सवाल पढ़ करके सबसे पहले क्या करना है, जो जो दिया है उसको लिख लेना है। ठीक है। तो आइए यहाँ पर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है। 20 सेंटीमीटर कोई तालाब है। ठीक है। वो जल से भरा है। जल का अपवर्तनांक, जल का सर अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है। उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें यदि उसे लंबवत देखा जाता है तो, यदि उसे लंबवत देखा जाता है, ठीक है, ऊपर से, तो उसका आभासी गहराई कह रहा है निकालने के लिए। तो सर आपको फॉर्मूला एक याद होगा, इससे पिछला लेक्चर 10 में पढ़ाए थे। जब गहराई के संबंध में हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं
तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता था, तो सर वास्तविक गहराई अब बट्टा में आभासी गहराई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन में आइए, आपका करा 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, यानी कि सर आपका वास्तविक गहराई दिया है, दिया क्या क्या है सर, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई सर दिया है, गहराई, वास्तविक गहराई आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सर जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया गया है सर, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आपका 4/3 है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है सर, आभासी गहराई निकालना है, ठीक है। आभासी असर गहराई निकालना है, ठीक है। इतना चीज आप कर लिए। चूंकि अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है। तो लिखिएगा सर, चूंकि अपवर्तनांक सर, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई बट्टा में सर आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई सर। वास्तविक गहराई आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, अपवर्तनांक आपका 4/3 है, आभासी गहराई निकालना है। इस फॉर्मूला पर बैठाइए, आराम से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक हमारा 4/3 है, बराबर सर वास्तविक गहराई 20 है, अब बट्टा में आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई, आभासी सर, आभासी गहराई, ठीक है, गहराई। तो यहाँ से देखिए तिरछा गुना करेंगे हम लोग, तिरछा गुना करेंगे सर, तो क्या होगा, यहाँ देखिए 4 इससे गुना होगा, यानी आभासी गहराई बराबर बचेगा सर क्या, आभासी गहराई बराबर, आभासी गहराई पर सर क्या बचेगा, तो आभासी गहराई पर 20 गुने सर 20 गुने 3 कर सकते हैं, और ये इससे गुना में जाएगा तो इस साइड फिर आएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो बट्टा में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 वाला इधर आएगा, 4 से इसको काटिएगा सर, 4 5 6 20, और ये आभासी गहराई 5 या 15 सर सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका 15 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि इसका आभासी गहराई तालाब का क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गया। अब जो है ना एक सवाल और है, उसके बाद हम लोग लेंस पर चलेंगे, ठीक है। तो वो सवाल हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग लेंस पर चलेंगे, ठीक है। तब तक इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए सर, आपका जो है ना ये लास्ट है, अपवर्तनांक वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है उसका ये लास्ट है, ठीक है। तो तीसरा कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें, ठीक है। कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि हीरा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आइए यहाँ पर जो जो पहले दिया गया है सर उसको लिख लेते हैं, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक यानी आपका सर यहाँ पर देखिए, ए मतलब होता है एयर, ठीक है। उसके बाद सर डी मतलब होता है डायमंड, डायमंड मतलब सर हीरा, ठीक है। और जी मतलब सर होता है ग्लास, ठीक है। ये हम इसलिए लिख दिए हैं, और अपवर्तनांक को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग AND GND ये सब लिखेंगे, तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि ए लिखा है इसका मतलब एयर, डी लिखा है डायमंड, जी लिखा है ग्लास यानी कि शीशा, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक दिया गया है सर, कांच का अपवर्तनांक यानी कि सर आपका GNA दिया गया है, ठीक है, GNA दिया गया है, ठीक है। ये हमारा कितना दिया गया है सर, 1.6, ठीक है। उसके बाद सर हीरा का अपवर्तनांक सर कितना दिया गया है, यहाँ पर सर जो है ना ए ऊपर कर दीजिएगा, ANG, ठीक है। और यहाँ पर जो है हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का चूंकि डायमंड होता है AND, ठीक है, AND। ये हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा हुआ कांच का अपवर्तनांक, ये हुआ हीरा का अपवर्तनांक 2.4। सर हमको निकालना क्या है, तो कांच के अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक, कांच के अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक यानी कि सर हमको निकालना है GND, ठीक है। कांच के अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक ये हमको निकालना है, ठीक है।
तो कांच की अपेक्षा सर, कांच की अपेक्षा, कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि हीरा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। तो हमको कह रहा है कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक निकालने के लिए, ठीक है, और है तो ये होता है सर, यानी कि हमको कह रहा है GND निकालने के लिए, तो GND बराबर होगा सर ANG, ठीक है, सॉरी AND, हीरा का अपवर्तनांक ऊपर और सर कांच का जो है ना नीचे, ठीक है, AND बट्टा में ANG। एन तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक को डिनोट करने के लिए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हीरा का अपवर्तनांक और ये हो गया आपका कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे कीजिएगा तो सर आपका हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, ठीक है, बट्टा में, और सर कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। इसको सर दशमलव से दशमलव उड़ाइएगा तो 8 दूना 16 और 8 तरीके 24, आपका सर आ गया 3/2, और 3/2 को सर दशमलव में लाइएगा तो आपका सर GND कितना आएगा, तो 2 एकम 2 और उसके बाद 5, यानी कि सर कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक आपका 1.5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 वो क्या था, सैंपल प्रॉब्लम था। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे लेंस पर, ठीक है, कि लेंस किसको बोलते हैं। दर्पण तो आप लोग पढ़े लिए हैं, प्रकाश के परावर्तन में पूरा दर्पणे पढ़े हैं, और इसमें जो है ना अपवर्तन में खास करके लेंस महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग लेंस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग जो है ना एक नए टॉपिक, यानी कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खास करके प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है, वो शुरुआत करते हैं सर। लेंस शुरुआत करते हैं, लेंस। लेंस यानी कि लेंस को ही सर हम लोग ताल बोलते हैं, ताल बोलिए या इसी को लेंस बोलिए, ठीक है, ताल या लेंस इसी को बोला जाता है, ठीक है, लेंस। लेंस सर आखिरकार कहेंगे किसको, तो सर 2 निश्चित आकार वाले, ठीक है, ज्यामितीय सतहों से घिरा जो पारदर्शी माध्यम होगा और जिसका एक भाग वक्रित रहेगा, यानी कि मुड़ा हुआ अवश्य रहेगा, उसी को हम लोग लेंस कहेंगे, ठीक है। और इसको प्राय जो है कांच से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग सर लेंस में लिख सकते हैं। लेंस में सर क्या लिख सकते हैं इसका परिभाषा, तो 2 निश्चित आकार वाले सर, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका सर लेंस कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, जिसका एक भाग वक्रित अवश्य हो सर, वक्रित अवश्य हो, ठीक है, अवश्य हो। 2 निश्चित आकार वाले अज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा, जिसका एक भाग मुड़ा हुआ अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, इसको बनाया किससे जाता है, तो कांच से, ठीक है। लेंस प्राय कांच से बनाया जाता है, ये भी लिख लीजिएगा। लेंस सर प्रायः कांच से बना होता है, कांच से सर बना होता है, ठीक है। देखिए, लेंस या तो बेलनाकार सतह से घिरा रहेगा, ठीक है, या गोलाकार सतह से घिरा रहेगा। जो बेलनाकार सतह से घिरा रहेगा उसको हम बोलेंगे सर बेलनाकार लेंस, और जो सर गोलीय सतह से घिरा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग गोलीय लेंस, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा कि लेंस प्रायः
बेलनाकार सतह, बेलनाकार सतह या गोलाकार सतह से सर घिरा रहता है, सतह से घिरा रहता है। ठीक है, लेंस या तो बेलनाकार सतह से घिरा रहेगा या गोलाकार सतह से घिरा रहेगा। ठीक है, अच्छा, बेलनाकार सतह से जो घिरा रहेगा उसको बोलेंगे बेलनाकार लेंस, और सर जो गोलीय सतह गोलाकार सतह से घिरा रहेगा उसको गोलीय लेंस बोलेंगे। तो ये भी लिखिएगा कि बेलनाकार सतह से घिरा लेंस, सर बेलनाकार सतह से घिरा लेंस, बेलनाकार सतह से घिरा लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है सर, बेलनाकार लेंस कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। जबकि सर जबकि गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है, गोलीय लेंस कहलाता है सर, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अच्छा, गोलीय लेंस जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार गोलीय दर्पण होता था उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक उसी प्रकार गोलीय लेंस भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो ये सर लिखिएगा कि गोलीय लेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। ठीक है सर, गोलीय लेंस को मुख्यतः दो भागों में सर भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला सर क्या है, पहला आपका है सर अवतल या उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण को क्या बोलते थे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और उत्तल लेंस को बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस। और सर अवतल को क्या बोलेंगे, अवतल सर लेंस को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सर कनकेव लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए सर उत्तल लेंस आखिरकार बोलेंगे किसको, उत्तल लेंस का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे। तो एक चीज गौर कीजिएगा कि उत्तल लेंस जो है ना इस प्रकार से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है उत्तल लेंस, यानी कि वैसा लेंस जिसका सर किनारे पर का भाग देखिए यहाँ पर पतला है, ये यहाँ पर देखिए पतला है कि नहीं, और बीच का भाग देखिए मोटा है। तो वैसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग आपका पतला रहेगा और सर बीच का भाग मोटा रहेगा, उसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, तो आइए पहला लेंस हम लोग लिखते हैं सर उत्तल लेंस। इसको बोलेंगे क्या, कन्वेक्स सर लेंस। ठीक है, इसका सर परिभाषा लिखिएगा सर वैसा लेंस जिसका सर किनारे पर का भाग पतला। ठीक है, किनारे पर का भाग पतला तथा सर बीच का भाग मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है, उसे सर हम लोग क्या बोलेंगे, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि सर कुल मिलाकर के बोले अर्थात में हम लोग तो वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह क्या रहेगा, उभरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अपवर्तक सतह है, यानी कि जहाँ पर आपका प्रकाश पड़ता है वो यही ना, यही ई वाला और ई वाला। ठीक है, तो यानी कि वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह क्या होगा, उभरा रहेगा। ठीक है, उभरा मतलब यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो ये आपका उभरा है कि नहीं, और धंसा रहता है तो ऐसे रहता है, यानी धंसल है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या रहेगा, अपवर्तक सतह उभरा रहेगा। ठीक है,
तो लिखिएगा अर्थात में लिखिएगा, अर्थात जिस लेंस का सर, जिस लेंस का सर दोनों अपवर्तक सतह उभरा रहता है, ठीक है, उभरा रहता है या होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उभरा रहता है, ठीक है, मतलब जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह क्या रहेगा, उभरा रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसका सर दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस को देखिए, इसमें जो है ने आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उत्तल दर्पण को क्या बोलते थे वहां पर, अपसारी दर्पण, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण को बोलते थे अभिसारी, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी और अवतल लेंस को बोलेंगे सर अपसारी, ठीक है, उल्टा। तो इसमें लिख सकते हैं इस लेंस को या इसे सर, इसे अभिसारी सर, अभिसारी, चूंकि उत्तल लेंस है ये, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे अभिसारी, ठीक है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, लेंस भी सर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस को जो है ने 3 श्रेणी में और बांट दिया गया, ठीक है, वो आपको डिटेल से पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको श्रेणी पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा सर, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है, इसे सर इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन है सर, पहला तो आपका ये हो गया, ये आपका हो गया सर, इसको क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पर उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल, ठीक है। और एक सर दूसरा नंबर पर है आपका ये रहेगा, इसको बोल सकते हैं सर समतलोत्तल, ठीक है, समतलोत्तल, ठीक है, समतलोत्तल। और एक आपका सर है इस टाइप का, ठीक है, अर्धचंद्राकार, इस टाइप का, ठीक है। इसको सर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतलोत्तल, ठीक है, अवतलोत्तल, ठीक है, ये आप थोड़ा इधर कर लीजिएगा। यानी कि उत्तल लेंस का अब जो बांटा गया है वो 3 श्रेणी में बांटा गया है। हम लोग खास करके सर इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसका उत्तल लेंस का जब भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में फिगर किसका आना चाहिए, इसका सर उभयोत्तल का, ठीक है। समतलोत्तल और अवतलोत्तल का खास अध्ययन इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर उत्तल लेंस हमारा पूरा तरह से हो गया, ठीक है। अब हम लोग अवतल लेंस की ओर चलेंगे, ठीक है। इसका सर इंग्लिश आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, इसका सर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका सर हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है, समतलोत्तल का। इसका सर क्या हो जाएगा, एन है आपका, ठीक है, एन। अवतलोत्तल का कनक्याव हो सर, कनक्याव हो, ये ए है आपका, ठीक है, कनक्याव हो, कन्वेक्स, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण की ओर, ठीक है। तो लिख लीजिए, यहाँ पर सर आप जो है ना बायो लगा लीजिएगा, ठीक है, अवतल का बायो लगा लीजिएगा। चलिए सर अब हम लोग जो है ना अवतल लेंस देखते हैं, ठीक है सर। अवतल लेंस अंग्रेजी में सर इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है,
अवतल लेंस सर जी आखिरकार बोलेंगे कि इसको, इसका परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका अवतल लेंस हुआ, ठीक है। इसका परिभाषा आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आप लिखिएगा। ऐसा लेंस सर जिसका क्या होगा, ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग मोटा, यहाँ का भाग देखिए कितना मोटा, ठीक है, और बीच का भाग क्या होना चाहिए, पतला, उसे हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। देखिए यहाँ पर सर इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, ऐसा लेंस या वह लेंस, वह लेंस सर, वह लेंस जिसके किनारे पर का भाग सर, किनारे पर का भाग, किनारे पर का भाग मोटा, चूंकि यहां पर देखिए मोटा है ना, किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग, बीच का भाग पतला हो, ठीक है, पतला हो, उसे हम लोग उसे अवतल लेंस कहते हैं सर, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर इसमें और क्या इसका परिभाषा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ सर या इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह, यहाँ पर देखिए उत्तल में क्या होता था, जैसे ये उत्तल लेंस हुआ, इसमें दोनों अपवर्तक सतह ये वाला और ये वाला क्या होता था सर, उभरा रहता था, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस में आपका ये दोनों अपवर्तक सतह जो है आपका धंसा रहता है, ठीक है। लिखिएगा अर्थात जिस लेंस का, या अर्थात अवतल लेंस का, अवतल लेंस का दोनों सर अपवर्तक, दोनों अपवर्तक सतह उभरा, सॉरी उभरा नहीं, धंसा रहता है, ठीक है, धंसा रहता है, ठीक है। और इसको सर क्या बोलते थे, उत्तल को बोलते थे अभिसारी लेंस, ठीक है। लेकिन अवतल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी, ठीक है। तो लिखिएगा इसी में, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, लेंस भी कहते हैं, ठीक। ये आपका हो गया। उसके बाद सर जिस तरह उत्तल लेंस को 3 श्रेणी में बांटा गया था, उसी प्रकार अवतल लेंस को भी 3 श्रेणी में बांटा गया, ठीक है। लिखिएगा इसे भी 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन होगा सर, उभयो अवतल, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर पहला में उभयो अवतल, ठीक है। इस तरह से इसका फिगर होगा उभयो अवतल का। ये क्या हो गया, उभयो अवतल, ठीक है। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बायो कनकेव, क्या बोलेंगे सर, बायो कनकेव। उसके बाद दूसरा सर आपका है समतलोत्तल, ठीक है। वो इस तरह से बनेगा समतलोत्तल, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया आपका सर समतलोत्तल, अवतल, ठीक है। इसको सर क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव, ठीक है, प्लेनो कनकेव। और एक आपका और है, एक आपका सर ये वाला है, ठीक है। एक ये पूरी तरह से घुमा रहेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका घुमा रहेगा। इसको बोलेंगे सर क्या चीज, अवतलो अवतल, ठीक है, अवतलो अवतल, ठीक है।
इसको सर बोलेंगे कनकैव हो, कनकैव। बस अवतल में जो है ना आपको इतना ही जानने का जरूरत है, इससे ज़्यादा अवतल में है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंस से संबंधित अब पद जानेंगे कि जिस प्रकार अवतल दर्पण में होता था ना, प्रकाशीय केंद्र किसको बोलते थे, ध्रुव किसको बोलते थे, उसके बाद उसका द्वारक किसको बोलते थे, प्रधान अक्ष किसको बोलते थे, सेम टू सेम आपको लेंस में भी वो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग लेंस से संबंधित जो पद है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक इसको लिख लीजिए। इसमें एक चीज सर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर उत्तला अवतल होगा, ठीक है। अवतल उत्तल नहीं होगा, उत्तला अवतल, ठीक है। इसको कन्वेक्सो कर लीजिएगा, कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकैव, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए। आइए सर, अब हम लोग जो है ना लेंस से संबंधित विभिन्न पद पढ़ते हैं, ठीक है। चूंकि अब जब दर्पण पढ़े थे तो उसमें भी दर्पण से संबंधित विभिन्न पद पढ़े थे, और वो पद हम लोग को जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उससे आगे वाला जो टॉपिक था, जैसे आपका दर्पण सूत्र हो गया, फिर R = 2F हो गया। R = 2F तो खैर पीछे था, लेकिन दर्पण सूत्र भी दर्पण सूत्र था। वो सब जानने के लिए आपको दर्पण से संबंधित विभिन्न पद पढ़ना पड़ा था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें हो सकता है आपका लेंस सूत्र भी निकालना पड़े, ठीक है। तो वही सबको जानने के लिए हमको लेंस से संबंधित विभिन्न पद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर नया टॉपिक लिखते हैं, लेंस से संबंधित विभिन्न पद। लेंस से संबंधित सर विभिन्न पद, ठीक है। पहला नंबर पर सर आपका है वक्रता, वक्रता सर केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता केंद्र सर आखिरकार बोलेंगे किसको, तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा आपको लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस हुआ, और ये आपका क्या हो गया, ये सर आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है किसी न किसी खोखला गोला का भाग होगा, और इस साइड वाला पार्ट जो है ये भी जो है किसी न किसी खोखला गोला का भाग होगा। ठीक उसी प्रकार ये जो है ये किसी न किसी खोखला गोला का भाग होगा, और ये भी किसी न किसी खोखला गोला का एक भाग होगा। तो लेंस जिस खोखले गोले का भाग होगा, ठीक है, ये देखिए लेंस है, ये आपका जो है डॉट डॉट को छोड़ करके, ठीक है। लेंस जो है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होगा, ठीक है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के सर केंद्र को, ये गोला हुआ आपका, इसका केंद्र आपका ये हुआ ना, और इसका केंद्र इस गोले का ये हुआ। तो लेंस जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, और सर इसको C1 से और इसको C2 से, चूंकि इसमें सर दो सतह है, ठीक है, लेंस में, इसलिए इसका सर दुगो क्या होगा आपका वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ये C1 आपका C2, और सर इसमें जो है ना दो वक्रता त्रिज्या भी होगा। तो जैसे ये आपका R1 हो गया, और इसको आप इस साइड घुमा दिए तो ये R2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें सर ये आपका R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो इसका परिभाषा सर कैसे लिख सकते हैं, लेंस सर लेंस जिस खोखले गोले का भाग होगा, ठीक है, लेंस जो है जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखिएगा सर कि लेंस जिस खोखले गोले का भाग होगा, ठीक है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को सर
केंद्र को, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे, या वक्रता केंद्र कहलाता है सर, कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेंस का दुगो अपवर्तक सतह होता है। ठीक है, इसलिए इसका वक्रता केंद्र भी दुगो होगा। ठीक है, लिखिएगा चूंकि लेंस के दो अपवर्तक सतह होते हैं सर, अपवर्तक सतह सर होते हैं, अतः इसमें दो वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, इसमें दो वक्रता सर, वक्रता केंद्र होता है, और सर और दुगो वक्रता त्रिज्या भी होता है। ठीक है, और दो वक्रता त्रिज्या भी होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप लोग समझ गए कि कितनी आसानी से हम लोग लिख दिए कि लेंस जो है जिस खोखले गोले का भाग होगा, उस गोले के सर केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे, और चूंकि लेंस में दुगो अपवर्तक सतह होता है। ठीक है, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र 2 होगा, इसका वक्रता त्रिज्या भी सर 2 होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी 2 होगा, और वक्रता केंद्र तो 2 हुआ ही, साथ साथ वक्रता त्रिज्या भी आपका 2 हो गया। ठीक है, और सर दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप नोट में लिख लीजिएगा सर, नोट में कि दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में बराबर हो ये जरूरी नहीं है। दोनों सर वक्रता त्रिज्या, दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में सर, आपस में बराबर हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं सर दूसरा नंबर पर। ये तो पहला मान चलिए हम वक्रता केंद्र जान गए, अब दूसरा पर चलते हैं सर प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष, अंग्रेजी में सर इसको प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL प्रिंसिपल, और सर एक्सिस AXIX। ठीक, प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे, इसका परिभाषा भी आप यहीं से पकड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र, ये दोनों आपका लेंस का वक्रता केंद्र हो गया, इसमें ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये और ये। तो देखिए यहाँ पर ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इसमें ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रधान अक्ष। क्या लिख सकते हैं सर कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि वक्रता सर, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे सर, प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष। ठीक, ये आपका यहाँ पर वो हो गया प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये वो हो गया। तो प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा सर, C1O और C2। ठीक है, उसके बाद सर तीसरा नंबर टॉपिक है फोकस। ठीक है, फोकस किसको बोलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा जल पीने दीजिए। ठीक है, चलिए सर दूसरा नंबर जो है ना फोकस है। ठीक है, फोकस आपका, फोकस किसको बोलेंगे लेंस में, फोकस। तो यहाँ पर इसका परिभाषा पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए सर ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, और ये आपका हो गया सर अवतल लेंस। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया।
और ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया? प्रधान अक्ष। इसमें भी ये प्रधान अक्ष हो गया और इसमें भी। तो ध्यान से दीजिएगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष या लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है, उत्तल या अवतल लेंस दोनों के प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष आपका हुआ, इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद, लेंस से अपवर्तन होने के बाद क्या होगा सर? प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित, ठीक है, संसरित, संसरित या सर यहाँ से देखिए अपवर्तन होगा इसका, लेकिन ये जो है यहाँ से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसका पर जैसे यहाँ पर ए और बी, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, और इसमें थोड़ा छोटा पार दिया है, ए और बी आपका ये प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ से गया किरण और ये अपवर्तन हुआ, ठीक है। तो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सर, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित या अपसरित होती हुई मालूम पड़ती हैं उसे लेंस का क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा, इसको थोड़ा सा और साइड कर देते हैं। ये आपका ये है प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है आपका, और यहाँ पर ये आपका प्रधान अक्ष है ए और बी, यहाँ पर ओ रहता है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर ओ रहता है, ठीक है। तो लिखिएगा कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर सर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सर, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के सर जिस बिंदु पर संसरित, ठीक है, संसरित या अपसरित, अपसरित, यहाँ पर देखिए संसरित हुआ है, यहाँ अपसरित होती हुई मालूम पड़ रहा है, ठीक है, संसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है, उसे लेंस का सर, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। सर उत्तल लेंस का जो फोकस होगा ना वो वास्तविक होगा, ठीक है, और अब फोकस को दर्पण प्रकाश के परावर्तन जब पढ़े थे तो उसमें भी एफ से डिनोट करते थे और यहाँ पर भी एफ से डिनोट करेंगे। तो ये भी लिख लीजिएगा कि सर इसे एफ से डिनोट करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस का जो फोकस होगा वो वास्तविक और अवतल का काल्पनिक, ये भी आप लिख लीजिएगा, नीचे में लिख लीजिएगा, ठीक है, नीचे में लिख लीजिएगा या इसमें पैराग्राफ छोड़कर लिख लीजिएगा कि उत्तल सर लेंस का फोकस वास्तविक सर, वास्तविक तथा अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है। चलिए, तो ये हमारा था वक्रता केंद्र समझ गए, प्रधानक समझ गए, फोकस समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे जो है लेंस से संबंधित विभिन्न पद में उसको जानते हैं, ठीक है। तब तक इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं अब इसको, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग जो है ना इसका चौथा टॉपिक जो है उसको पढ़ते हैं। चौथा नंबर पर है हमारा प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, प्रकाशीय असर केंद्र, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर।
इसके परिभाषा पर भी आप ध्यान दीजिएगा सर। ऑप्टिकल सेंटर के यानी प्रकाशीय केंद्र के परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक हम लोग मोटा लेंस लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, मोटा लेंस हो गया, ठीक है। और एक हम लोग लेते हैं सर पतला लेंस, ठीक है, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, और ये जो है इसका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। तो देखिए लेंस, इसका प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा आप क्या लिखिएगा कि ये आपका मोटा लेंस हो गया, ऊपर में आप मोटा लेंस लिख सकते हैं, मोटा लेंस, और ये पतला लेंस सर, पतला लेंस। तो इसका परिभाषा क्या लिखिएगा कि लेंस के, ध्यान दीजिएगा सर, लेंस के अंदर, ठीक है, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, ठीक है, दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, ठीक है। जैसे लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद सर, अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, ठीक है। यानी लेंस के प्रथम पहला पृष्ठ पर यहाँ अपवर्तन हुआ और वो वहीं से गुजरा है, देखिए प्रधान अक्ष पर जो बिंदु है वहां से गुजरा है और दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो गया, उसी को बोलेंगे, ये प्रधान अक्ष पर जो स्थित है ये बिंदु, इसी को बोलेंगे हम लोग प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रथम पृष्ठ से जाएगा और दूसरे पृष्ठ से क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर जो पॉइंट है, इसका नाम यहाँ पर तो वो हो गया प्रकाशीय केंद्र आपका, इसका आर नाम दे दीजिए, इसका एस दे दीजिए, इसका ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, ठीक उसी प्रकार इसमें ए दे दीजिए, इसमें बी दे दीजिए, इसमें आर दे दीजिए और यहाँ पर एस दे दीजिए। तो सर इसका परिभाषा आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखिएगा कि लेंस के अंदर सर, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर, ठीक है, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के एक पृष्ठ से, लेंस के एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से सर, दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, निर्गत मतलब बाहर निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, ठीक है, जाती है। और जो देखिए यहाँ पर जैसे ये आपतित किरण हुआ ने, जो जाता है किरण वो आपतित किरण, और लेंस से अपवर्तन के बाद जो निकल जाता है बाहर उसको बोलते हैं निर्गत किरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ने, अपवर्तन के बाद जो किरण, निर्गत किरण निकलेगा वो आपतित किरण के समानांतर हो जाएगा। तो ये भी लिख लीजिएगा कि निर्गत किरण जो है सर, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। निर्गत किरण जो होता है ये आपका आपतित किरण हो गया सर, आपतित किरण, और ये जो हो गया निर्गत, ठीक, उसमें भी ये आपतित किरण हो गया और ये बाहर निकल गया जो वो निर्गत किरण हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, इसको PQ मान लीजिए, प्रधान अक्ष को इसमें PQ मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका परिभाषा प्रकाशीय केंद्र का आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर सर नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि लेंस में हम लोग जितना भी दूरी मापेंगे ने वो सब आपका यहीं से मापेंगे, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से। तो लिख लीजिएगा कि लेंस में सभी दूरी, लेंस में सर सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, प्रकाशीय
केंद्र से मापते हैं, ठीक है। लेंस में जितना भी दूरी मपाएगा सब यहीं सर मपाएगा, ठीक है, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से आपका। उसके बाद सर 5वां नंबर का टॉपिक आप याद देखिएगा, फोकस दूरी सर, फोकस दूरी, फोकस दूरी अंग्रेजी में सर इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ। फोकस दूरी सर किसको बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर इससे ही परिभाषा आपका फोकस दूरी का भी आ जाएगा, ठीक है सर। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं सर, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यानी लेंस का प्रकाशीय केंद्र हुआ, ठीक है, और यहाँ पर मुख्य फोकस जो रहता है, ठीक है, वहां तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। इसी का सर दूसरा नाम, इसको हम लोग फोकसांतर, इसे फोकसांतर या नाभ्यांतर, ठीक है, नाभ्यांतर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका फोकस दूरी भी हो गया, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ही 5-10 मिनट का लेक्चर और बाकी है, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर हम लोग ख़त्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा उसमें मिलेंगे। और हमें लगता है कि 2-4-5 लेक्चर में, यानी कि आप मान लीजिए 3 गो लेक्चर और हमारा मुश्किल से 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा चैप्टर मुश्किल से आपका जो है न 5 से 6 लेक्चर लगेगा, ठीक है। क्योंकि चूँकि हम बता चुके थे कि अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जिसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ना पड़ता है, तो ये चैप्टर 2 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। इसलिए इसमें ख़त्म होने में लंबा समय लग रहा है। और आगे का जो चैप्टर है वो सब आसान है, उसको जल्द ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक इसको आप उतारिए। इससे आगे जो है 5-6 मिनट का और बचा है, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद 1-2 नोट है, आप वो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को महादेव की दया से ख़त्म करते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पर, लिखिएगा सर नोट में, चूँकि फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से। लिख लीजिएगा फोकस दूरी को सर हम लोग फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट मतलब सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। एक चीज़ और लिखिएगा सर कि उत्तल लेंस का फोकस सर, फोकस धनात्मक तथा अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद सर एक चीज और लिखिएगा, मोटे लेंस की फोकस दूरी सर, फोकस दूरी, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, कम होती है। इसी को बोलते हैं फोकसांतर, ठीक है। इसे फोकसांतर सर, फोकसांतर या नाभ्यांतर, ठीक है, नाभ्यांतर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद सर एक चीज और लिखिएगा सर, लेंस की जो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है, लेंस का वक्रता केंद्र नियत रहता है, ठीक है, नियत रहता है। लेकिन सर इसका फोकस,
इसका फोकस या नाभ्यंतर माध्यम के अनुसार बदलता है, माध्यम के अनुसार बदलता है, ठीक है, बदलता है। और एक चीज और यहाँ पर आपका एक टॉपिक छूट रहा है सर, वो लिख लीजिएगा, 7वां नंबर होगा सर लेंस के विभिन्न पद में, ठीक है। लेंस का सर द्वारक, लेंस का द्वारक अंग्रेजी में बोलिएगा तो अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस सर, ठीक है, अपर्चर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जैसे आपका अवतल दर्पण, अवतल लेंस हुआ, ठीक है, सॉरी दर्पण नहीं लेंस, ये आपका अवतल लेंस हुआ, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो इसके वृत्तीय परिधि का जो व्यास है, ठीक है, ये व्यास जो है वृत्तीय परिधि का जो व्यास है, ये व्यास जैसे यहाँ पर ओ रहता है, ठीक है, ये m मान लीजिए, इसको n, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ओ हो गया, इसको m मान लीजिए, इसको n। तो लेंस के जो वृत्तीय परिधि है, वृत्तीय परिधि, इसका व्यास जो है, ठीक है, उसी को बोलेंगे। जैसे ये मान लीजिए वृत्त हो गया, इसका व्यास ये पूरा हुआ, ठीक है, तो उसी प्रकार ये लेंस हुआ, इसका वृत्तीय परिधि जो हुआ, इसका व्यास ये पूरा हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे लेंस का द्वारक। तो इसके परिभाषा में आप लिख लीजिएगा कि सर लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं सर, लेंस का द्वारक कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जो है ना लेक्चर नंबर 11 हम लोग का खत्म हो गया भगवान शंकर की कृपा से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में मिलते हैं इसी प्रकाश के अपवर्तन के साथ। और अगला हो सकता है कि आपका लेंस सूत्र आए या न्यूमेरिकल आए, जो भी होगा आपका वो लेक्चर नंबर 12 में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल लेंगे लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद। Make me clear.